Hello everyone, welcome back to my channel. Let's start with our today's video. Today we are going to cover the topic of indifference curve, its assumptions and its properties. In the last video, I have told you that the want satisfying power of a commodity is called as utility. And in order to study that concept, we have taken two approaches. The one is the cardinal approach and other is the ordinal approach. According to the cardinal approach, we can easily measure the want satisfying power of a commodity in terms of number or value. Whereas the ordinal approach says that the satisfaction from a commodity can only be arranged in an order but cannot be expressed in terms of numbers. So, this topic or the indifference curve topic is totally based on the concept of ऑर्डिनल अप्रोच। दैट मीन्स जब हम इंडिफरेंस कर्व की बात करते हैं तो वो हमारा कौन से टॉपिक के बिहाफ पे डिपेंड होता है, ऑर्डिनल अप्रोच। जो हमारा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग था या हमारा इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी था, वहाँ पे उन लोगों ने अप्रोच किया था कार्डिनल कॉन्सेप्ट को ज़्यादा। लेकिन इंडिफरेंस कर्व अज्यूम ये करता है कि हमारा जो वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कॉमोडिटी होती है उसको सिर्फ हम एक ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं, लेकिन उसको नंबर्स के फॉर्म पे एक्सप्रेस नहीं कर सकते। दैट मीन्स इफ़ यू से दैट कि अगर आपने ए बी और सी कॉमोडिटी को कंज्यूम किया तो आप ये बता सकते हो कि हाँ, हमको बी कॉमोडिटी बहुत पसंद आई है, उससे थोड़ा कम कॉमोडिटी ए पसंद आई है और उससे थोड़ा कम कॉमोडिटी कौन सी पसंद आई है, सी कौन सा पता है। इसी अप्रोच को समझने के लिए एक कॉन्सेप्ट डेवलप किया दैट इज कॉल्ड एज इंडिफरेंस कर्व। सो बेसिकली इंडिफरेंस कर्व इज डिफाइंड एज द लोकस ऑफ पॉइंट। Each points represents a different combination of two substitute goods which yields the same utility or level of satisfaction to the consumer. इसको अगर हम सिंपल टर्म्स में बोले तो वी कैन सिंपली से दैट indifference curve is a possible combination of two goods that provide same levels of satisfaction at any point on the curve. That means कि जब आप दो कॉमोडिटीज़ के बीच में कंपेयर करते हो अवेलेबल रिसोर्स के साथ में, तो उनका कॉम्बिनेशन आप कुछ भी ले लो, लेकिन हर एक कॉम्बिनेशन से आपको मिलने वाला सेटिस्फैक्शन क्या रहता है, सेम रहता है। उसी अप्रोच के अकॉर्डिंग देखिए हम लोग ने एक टेबल बनाई है यहाँ पे, एंड टेबल वन सेज कॉम्बिनेशंस units of some x commodity and units of some commodity y. Let us say where हमने x ले लिया, some fruit let us say apple, और हमने यहाँ पे ले लिया है y commodity as some oranges. अगर हम फर्स्ट कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं तो दैट मीन्स हमने 3 यूनिट्स ले रखी है किसकी, एप्पल की, और दूसरी किसकी यूनिट ले रखी है, 21 यूनिट्स हमने ले रखी है किसकी, वाई की। ऑब्वियसली वी आर गोइंग टू बाय लेट अस से हम दूसरा कॉम्बिनेशन भी चूज़ कर सकते हैं। हमारे पास दूसरा कॉम्बिनेशन क्या ले सकते हैं, 15 हम क्या ले लें, ऑरेंजेस ले लें, और 4 हम क्या कर लें, एप्पल ले लें। उसी तरह एक कॉम्बिनेशन और हो सकता है कि वी कैन गो फॉर 11 ऑरेंजेस और 5 एप्पल। दैट मीन्स इन टोटल प्रोपोर्शन अगर हम 3:1 भी लेते हैं, यानी 3 एप्पल्स एंड 21 ऑरेंजेस ले लें, या फिर हम बात करते हैं अपने लास्ट कॉम्बिनेशन की, यानी कि 7 एप्पल्स एंड 6 ऑरेंजेस, तो इन दोनों से मिलने वाला जो सेटिस्फैक्शन होगा वो हमारा क्या होगा, इक्वल होगा। And when we present this tabular presented into a graph, we get that curve of indifference curve. हमारे पास जो कर्व बन करके आता है वो कौन सा हो जाता है, इंडिफरेंस कर्व होता है। As we all can see that this is downward sloping from left to right, और इसमें क्या है, आप लेफ्ट में y एक्सेस को रिप्रेजेंट कर रहे हो और राइट साइड में हम x एक्सेस को पढ़ रहे हैं। इसके कॉन्सेप्ट को और अच्छे समझने के लिए वी मस्ट नो दैट कि आप नोटिस करोगे कि जब हमारे पास एक्स एप्पल की 3 यूनिट्स थी और वाई की कितनी टोटल यूनिट्स थी, 21। ये हमारा कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं टच करता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को। एक नॉर्मल ह्यूमन टेंडेंसी ये होती है कि कोई चीज़ अगर उसके पास सरप्लस में होती है तो उसकी जो सेटिस्फाइंग पावर होती है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। मेरे पास अगर कोई चीज़ बहुत ज़्यादा है तो हम उसकी क्या करते हैं, कदर नहीं करते हैं, लेकिन कोई चीज़ अगर मेरे पास नहीं होती है तो हमें वो चीज़ क्या करती है, ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। तो उसी प्रोपोर्शन आपने देखा जब हम 21 पे बात कर रहे हैं, दैट मीन्स फर्स्ट कॉम्बिनेशन की बात कर रहे हैं, तो मेरे पास 21 ऑरेंजेस थे और हमें कितने एप्पल्स हैं, 3। बट मुझे एप्पल्स देखिए ज़्यादा पसंद आ रहे थे, तो देखिए मैंने सिर्फ एक एप्पल एडिशनल के लिए, यानी 3 से 4 एप्पल आने के लिए हमने 21 से कितने ऑरेंजेस पे आ गए, 15 पे आ गए। दैट मीन्स टोटल हमने कितने का हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया, वो कितने हो गए, 6 हो गए। फिर दोबारा अगर हम बात करते हैं एक एडिशनल, और अगर एक एप्पल और हमने ऐड किया तो उस पर हम कितने आ गए, 11 ऑरेंजेस हो गए। अब वो कितना हो गया, 4 हो गया। अब आप ये कहोगे स्टार्टिंग में हमने क्या भाई 6 ऑरेंजेस क्यों लीव किए, बाद में हमने 4 क्यों किए।
जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनलिटी अप्लाई कर रही है। किसी चीज़ कोई चीज़ अगर बहुत अबंडेंस में है तो वो क्या करेगी, कम सेटिस्फाई करेगी। किसी चीज़ की स्कार्सिटी है तो वो आपको क्या करेगी, ज़्यादा सेटिस्फाई करेगी। तो आप स्टार्टिंग में ऑरेंजेस बहुत ज़्यादा लग रहे थे तो मैंने ज़्यादा सेक्रीफाइस करिए, हाँ ठीक है आप हमसे ज़्यादा ऑरेंजेस ले लो लेकिन हमको एक एप्पल दे दो, तो वो कॉन्सेप्ट था। लेकिन जब लगा कि मेरे ऑरेंजेस भी ख़त्म हो रहे हैं तो हमने कहा नहीं, हम 6 ऑरेंजेस नहीं देंगे, हम क्या करेंगे, थोड़े से कम ऑरेंज देंगे। हम कितने ऑरेंजेस देंगे, 4 ऑरेंजेस देंगे। इसके बदले आप चाहो तो हमको क्या दे दो, एक एप्पल प्रोवाइड कर दो। एंड दैट इज़ द रीज़न वाई द इंडिफरेंस कर्व इज़ डाउनवर्ड स्लोपिंग। यही रीज़न है कि जो इंडिफरेंस कर्व आपका क्या होता है, वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। इंडिफरेंस कर्व कभी भी अपवर्ड स्लोपिंग नहीं हो सकता है और इवन इट कैन नॉट बी इन द बैकवर्ड शेप भी नहीं हो सकता है। तो इंडिफरेंस कर्व हमारा हमेशा कैसा होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। एज वी ऑल कैन सी, आप एक ग्राफ और दे रखे हो, जैसे हमें मल्टीपल्स कर्व दे रखे हैं, इसको हम लोग कहते हैं इंडिफरेंस कर्व मैप कहते हैं। A combination of indifference curve is called as indifference map। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मेरे पास मल्टीपल इंडिफरेंस कर्व दे रखे हैं। तो इसका क्या मतलब हो गया कि दैट हर एक लेवल पे, हर एक अलग इनकम पे, हर एक डिफरेंट रिसोर्सेज के हिसाब से हमारी एक अलग रिसोर्सेज या इंडिफरेंस कर्व हम लोग ने प्रिपेयर कर रखा है। जो हायर इंडिफरेंस कर्व होगा दैट डेफिनेटली मीन्स कि वहाँ पे हमारे पास सेटिस्फैक्शन क्या होगा, ज़्यादा होगा। कॉमन सेंस की बात होती है, आदमी को क्या चीज़ है, ज़्यादा चीज़ें हमको पसंद आती है। अगर कोई आपसे कहे कि भाई 2 जीन्स लो उसी प्राइस में, या फिर आप एक काम करो 5 जीन्स लो, तो ऑटोमेटिकली आप क्या करोगे, 5 जीन्स को चूज़ करोगे, क्योंकि आपको क्या चीज़ है, हायर क्वांटिटी क्या करती है, सेटिस्फाई करती है। तो इंडिफरेंस मैप क्या है, इट शोज़ अ द कॉम्बिनेशन ऑफ इंडिफरेंस कर्व। तो कई सारे इंडिफरेंस कर्व का वो क्या कर देता है, कॉम्बिनेशन शो करता है। स्टार्टिंग विद इट्स बेसिक अजम्पशन, अगर हम इंडिफरेंस कर्व के कुछ बेसिक अजम्पशंस की हम बात करें तो देखिए वो क्या क्या अजम्पशंस होता है। सबसे पहले जो अजम्पशन होता है दैट इज कॉल्ड है रूल ऑफ ट्रांसिटिविटी। दैट मीन्स इफ अ कंज्यूमर इज इंडिफरेंट टू 2 कॉम्बिनेशन टू गुड्स देन ही इज अनअवेयर ऑफ द थर्ड कॉम्बिनेशन ऑल्सो। दैट मीन्स अगर हम इसकी बात करते हैं, इसको हम सिंपल तरीके से अगर मैं आपको ऐसे बता दूं मैथमेटिकल रूल से, हमने कहा इफ़ ए इज़ इक्वल टू बी एंड बी इज़ इक्वल टू सी। देखिए आप नोटिस करोगे ए किसके इक्वल है, बी के, और बी किसके इक्वल है, सी के, देन ऑटोमेटिकली ए विल ऑलवेज बी इक्वल टू सी। ये एक सिंपल कॉन्सेप्ट होता है मैथ्स का, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, रूल ऑफ ट्रांसिटिविटी कहा जाता है। The second factor is diminishing marginal rate of substitution. The rarer the availability of the goods, the greater is the substitute. For example, water has a higher substitution value as its scarce resources. अगर हम बात करते हैं कि यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे जो हमारा इंडिफरेंस कर्व है ये पूरी तरह किस अप्रोच के ऊपर डिपेंड कर रहा है, डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। दैट मीन्स कि हम एक गुड्स को दूसरे गुड्स को सब्स्टिट्यूट करेंगे लेकिन उसका रेट क्या होगा, डिक्रीज होता हुआ चला आएगा। जैसे आपने स्टार्टिंग में एग्जांपल बताया था कि हाँ अब आप कम ऑरेंजेस को सेक्रीफाइस कर रहे हो फॉर 1 एडिशनल यूनिट ऑफ एप्पल, तो वो हमारा क्या बन जाता है, डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन होता है। The second factor is called as rationality. Consumer aims to maximize his total satisfaction and has got complete market information. Rationality का मतलब होता है एक रैशनल कंज्यूमर जिसको सब कुछ पता है, वो सब कुछ सोच समझ के लेता है, उसे हम लोग कहते हैं रैशनैलिटी। दैट मीन्स यहाँ पे भी हम इसी कॉन्सेप्ट को क्या करेंगे, बेस बना के चलेंगे। The second concept is ordinal utility. As I've already told you that the indifference curve is totally based on the concept of ordinal utility approach. That means we can express the utility in a order but cannot be expressed in a certain figure or value. Now these are the basic assumptions. Now we are going to talk about the properties of indifference curve. तो हम properties की बात करें, these are the common properties. This is indifference curve have negative slope. Indifference curves are convex to the origin. Indifference curve do not intersect or tangent to one another. Upper indifference shows indicate a higher level of satisfaction. Although मैंने आप लोग के साथ में सब मैंने शेयर कर लिया है, still I would be explaining each point इन डिटेल। सबसे पहला क्या होता है, इंडिफरेंस कर्व हमारा क्या होता है, हमेशा नेगेटिव स्लोप होता है। मैंने आपको बताया था, क्यों बताया था, बिकॉज ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। इसी चक्कर में हम क्या कहते हैं, हमारा इंडिफरेंस कर्व कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन होता है। दैट मीन्स अगर हम बात करें ये दोनों रीज़न के पीछे क्या है, इन दोनों पॉइंट्स के या इन दोनों प्रॉपर्टीज़ के पीछे का सेम ही रीज़न है, एंड दैट इज डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन।
मतलब आदमी जब एक यूनिट को सेक्रीफाइस करता जाता है तो धीरे धीरे उसका रेट ऑफ सेक्रीफाइसिंग क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। क्यों? कोई चीज़ अगर उसके पास ज़्यादा आएगी तो वो अब क्या करेगा, कम सेटिस्फैक्शन उसको प्रोवाइड करेगा। दैट मीन्स यहाँ पे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनलिटी अप्लाई हो सकती है। तो आप सिंपली ये भी कह सकते हो कि इंडिफरेंस कर्व हमारा नेगेटिव होता है बिकॉज द एप्लीकेशन ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनलिटी, और इंडिफरेंस कर्व हमारा कॉन्वेक्स टू द ऑरिजिन होता है बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी और बिकॉज ऑफ डिक्रीजिंग मार्जिनल यूटिलिटी फ्रॉम द कम्युनिटी। ऐसे भी आप बता सकते हो। अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट एस्पेक्ट के, द इंडिफरेंस कर्व डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर और इज नॉट टैंजेंट। तो अगर हम बात करते हैं ये कॉन्सेप्ट के लिए, देख लिया आप यहाँ पे देखिए कर्व हमने बना रखा है, ये कर्व बना हुआ है यहाँ पे। आपने समझा कि लेटेस्ट है कि हमारे पास एक ये कर्व है एंड वी अज्यूम, ऑल्दो होता नहीं है लेकिन मान लेते हैं कि ये हमारे पास क्या है, एक कर्व दे रखा है और इस पे हम एक पॉइंट ले लेते हैं। कौन सा पॉइंट ले लेते हैं? ये पॉइंट ए हो गया और एक पॉइंट कौन सा हो गया, बी। एज आई हैव टोल्ड यू दैट कि हाँ, इंडिफरेंस कर्व पे आप कोई भी कॉम्बिनेशन लोगे तो वो क्या प्रोवाइड करेगा, सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। यानी ए पे जितना सेटिस्फैक्शन होगा उतना ही सेटिस्फैक्शन आपको किस पे मिलेगा, बी पे मिलेगा। अब हम मानते हैं कि सम लाइन पासिस थ्रू दिस इंडिफरेंस कर्व और एक नई इंडिफरेंस कर्व आती है और उस पर कौन से पॉइंट है, उस पर भी 2 पॉइंट है, ए एंड सी पॉइंट्स है। तो ये हमारी इंडिफरेंस कर्व 2 है और ये हमारी इंडिफरेंस कर्व 1 है। एज पर द रूल ऑफ ट्रांसिटिविटी हमें पता है कि इफ ए इज इक्वल्स टू बी एंड ए इज इक्वल्स टू सी, देन डेफिनेटली वी कैन से दैट बी विड ऑल्सो बी इक्वल टू सी। यानी बी किसके इक्वल होगा, सी के इक्वल में। बट एज वी ऑल कैन सी इन द ग्राफ, आप देख सकते हो क्या बी और सी सेम पॉइंट पे है, क्या ये दोनों इक्वल है? नहीं है। दैट मीन्स इंडिफरेंस कर्व कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकता। और वही रीज़न है कि अगर हमने कहा इंडिफरेंस कर्व क्या ये वाई एक्सेस या फिर हमने कहा एक्स एक्सेस को क्या ये टच कर सकता है, नहीं, ये कभी टच नहीं कर सकता है। क्योंकि अगर किसी ने भी इस एक्सेस को टच कर लिया दैट मीन्स कि वो वैल्यू क्या हो गई, जीरो। तो यहाँ पे कॉम्बिनेशन क्या सा हो जाएगा भाई, आपने एक्स का कोई यूनिट कर दिया, जीरो हो गया, और यहाँ पे वाई का यूनिट कंजम्पशन क्या हो गया, जीरो हो गया। तो जब ये पॉसिबल टू कॉम्बिनेशन का हुआ ही नहीं तो फिर हम कैसे कह सकते हैं कि इंडिफरेंस कर्व हमारा किसी भी एक्सेस को क्या करेगा, टच करेगा। तो दैट इज अनदर रीजन व्हाई द इंडिफरेंस कर्व डू नॉट टचेस द एक्स और वाई एक्सेस। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज दैट हायर इंडिफरेंस कर्व शोज अ हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। मान लेते हैं कि मेरे पास 100 रुपये थे, उस 100 रुपये के हिसाब से मेरे पास 2 कॉम्बिनेशन थे, ए एंड बी। ऑब्वियसली अगर मेरे पास पैसा बढ़ेगा तो मेरे पास रेवेन्यू बढ़ेगी, तो मैं क्या करूँगा, ज़्यादा यूनिट्स को कंज्यूम करूँगा बिकॉज हायर यूनिट प्रोवाइड एन हायर सेटिस्फैक्शन। तो ऑब्वियसली मेरा जो इंडिफरेंस कर्व 2 बनेगा वो एक हायर पॉइंट पे होगा, लेटेस्ट से पॉइंट डी एंड पॉइंट ई हमने लेंगे। तो ऑब्वियसली अगर हम कंपेयर करेंगे आईसी कर्व 1 में और आईसी कर्व 2 में, तो ऑब्वियसली आईसी 2 कर्व हमें क्या प्रोवाइड करेगा, हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन एज कंपेयर टू आईसी कर्व 1। सो दैट्स ऑल फॉर द प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व। तो आज हम लोग ने इसकी बेसिक मीनिंग, अजम्पशन एंड प्रॉपर्टीज पढ़ी। वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू एवरीवन, हैव अ गुड डे।